कॉलेज के दिनों से ही शिवांगी और राजेश्वरी दोनों के विचारों और व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क था। और आज बरसों बाद दोनों की स्थितियां बदल चुकी थी। शिवांगी लोकप्रिय पार्टी की सचिव बन चुकी थी और राजेश्वरी एक ईमानदार अफसर। पात्र वही थे लेकिन पद बदल चुके थे। सुश्री राजेश्वरी नारायण ने आज जिला कलेक्टर व चेयरमैन शहर विकास प्राधिकारी समिति का पदभार ग्रहण किया। उसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि शिवांगी अपने कॉलेज और कक्षा की सहपाठी रह चुकी राजेश्वरी के बारे में सब कुछ जानती थी। यह अलग बात है कि दोनों की दोस्ती बहुत गहरी कभी नहीं रही थी। बस एक दूसरे को वे पहचानती भर थी और कभी कभी वे आपस में बातें कर लिया करती थी। मध्यवर्गीय दलित परिवार की राजेश्वरी शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। उसके पिताजी डाक खाने में डाकिया के पद पर कार्यरत थे। माँ एक साधारण गृहिणी थी। एक बड़ा भाई बैंक में क्लर्क था। पिता और भाई दोनों की तमन्ना थी कि राजेश्वरी अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए वह जो भी सार्थक कदम उठाएगी उसमें वह पूरा सहयोग करेंगे। इसलिए जब भी वे दोनों बाजार में प्रतियोगिता संबंधी अच्छी पुस्तक या फिर कोई पत्रिका देखते तुरंत खरीद लेते थे। यही वजह थी कि राजेश्वरी का कमरा अच्छे खासे पुस्तकालय में बदल चुका था। राजेश्वरी भी अपने भाई और पिता को निराश नहीं करना चाहती थी। वह जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज में भी फुर्सत मिलते ही अपनी तैयारी में जुट जाती थी। लिहाजा वह पूरे कॉलेज में पढ़ाकू के नाम से मशहूर हो गई थी। उसकी सहेलियां कभी कभी उससे चिढ़ जाती थी क्योंकि राजेश्वरी अक्सर कॉलेज की किताबों के साथ प्रतियोगी परीक्षा संबंधी किताबें भी ले आती थी और अवकाश के क्षणों में पढ़ने बैठ जाया करती। शिवांगी राजेश्वरी से 1 साल सीनियर थी। कॉलेज की राजनीतिक गतिविधियों में खुलकर हिस्सा लेने के कारण वह सबसे संपर्क बनाए रखती थी। वह विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव थी। उसके पिता मुखराम चौधरी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जनमत मोर्चा के अध्यक्ष थे। इस राजनीतिक पृष्ठभूमि का लाभ उठाने में शिवांगी हमेशा आगे रहती थी। यही वजह थी कि कॉलेज में भी उसकी दबंगता कायम थी। एकमात्र राजेश्वरी थी जो उसके राजनीतिक रसूख से जरा भी प्रभावित नहीं होती थी। शिवांगी ने उसे कई बार छात्र संघ की राजनीति में खींचने की कोशिश की थी, किंतु हर बार राजेश्वरी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसे केवल अपनी पढ़ाई से मतलब था। जली भुनी शिवांगी फिर ओछी हरकतों पर उतर आई और उसके सामने जातिगत फिक्रें कसने लगी। अरे यह लोग तो सरकारी कोटे के मेहमान हैं। थोड़ा पढ़ भी लेगी तो अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन जाएगी। बेकार में आँख फोड़ती है। कभी कहती सरकार तो बस इन्हें कुर्सी देने के लिए बैठी है। राजेश्वरी पर उसके इन फिक्रों का जरा भी असर नहीं होता था। वह बस मुस्कुरा कर रह जाती थी। तब शिवांगी और भी चिढ़ जाती थी। शिवांगी के व्यंग वाणों से राजेश्वरी का इरादा दिनों दिन और भी पक्का होता जाता था। कुछ कर दिखाने का जज्बा और भी मजबूत हो जाता। राजेश्वरी ने बीए ऑनर्स की परीक्षा में सर्वोच्च श्रेणी में स्थान प्राप्त किया तो सबने उसे बधाई दी। एक विशेष समारोह में विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने उसका सम्मान किया। राजेश्वरी ने उस समारोह में शायद पहली और आखिरी बार अपने उद्गार व्यक्त करते हुए परोक्ष रूप से शिवांगी के कटाक्षों का उत्तर देने की कोशिश की थी। शुक्र है विश्वविद्यालय में और सब मामलों में भले ही कोटे का उपयोग किया जाता हो, मगर अंक देने के मामले में किसी भी कोटे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह कहते हुए राजेश्वरी की आंखों में नमी आ गई थी। सभागार में सन्नाटा छा गया था। सबसे आगे बैठी शिवांगी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उस दिन के बाद से शिवांगी ने राजेश्वरी से बात करना बंद कर दिया था। इस बीच राजेश्वरी की एक प्यारी सहेली अनुष्का का
दिन दहाड़े एक चलती कार में बलात्कार किया गया था। बलात्कारी एक प्रतिष्ठित व्यापारी का बिगड़ैल बेटा था। पुलिस इसके खिलाफ सबूत जुटा नहीं पाई थी, लिहाजा उसे जमानत मिल गई थी। क्षुब्ध राजेश्वरी पहली बार शिवांगी के पास मदद के लिए आई कि बलात्कारी को सजा दिलाने के लिए वह अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल करे ताकि उस दरिंदे को उसके किए की सजा मिल सके। शिवांगी ने साफ साफ उसे इस झमेले में ना पड़ने की हिदायत दी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता उस व्यापारी से मोटी थैली वसूलते थे। उसके बाद अनुष्का ने आत्महत्या कर ली थी। शिवांगी बुरी तरह निराश हुई थी। राजेश्वरी उसके बाद ज़्यादा दिनों तक कॉलेज में रुकी भी नहीं थी। एमए प्रथम वर्ष में पढ़ते हुए ही उसने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी थी और अपनी मेहनत व लगन के बल पर तमाम बाधाओं को पार करते हुए सफल प्रतियोगियों की सूची में देश भर में 7वां स्थान प्राप्त किया था। आरक्षण वृत्त की परिधि से कहीं ऊपर युवतियों के वर्ग में वह प्रथम नंबर पर थी। उसके बाद शिवांगी के पास राजेश्वरी की यादों के नाम पर एक प्रतियोगिता पत्रिका के मुख पृष्ठ पर छपी उसकी मुस्कुराती छवि ही रह गई थी। अपनी भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती हुई शिवांगी ने जाने क्या सोचकर उस पत्रिका को सहेज कर रखा था। एक भावना यह भी थी कि कभी तो यह दलित बाला उसकी राजनीति की राहों में आएंगी। शिवांगी के पिता अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में हर जगह बेटी को पेश करते थे। शिवांगी की शादी भी उन्होंने एक व्यापारिक घराने में की थी। उसके पति का छोटा भाई वही बलात्कारी था जिसने शिवांगी के कॉलेज की लड़की अनुष्का से बलात्कार किया था और सबूत ना मिल पाने के कारण अदालत से बरी हो गया था। शिवांगी शुरू में इस रिश्ते को स्वीकार करने में थोड़ा हिचकिचाई थी, लेकिन पिता ने जब उसे विवाह और उसके राजनीतिक भविष्य के बारे में विस्तार से समझाया तो वह तैयार हो गई। शिवांगी के पिता ने लड़के के पिता के सामने यह शर्त रख दी थी कि वह अपनी होने वाली बहू को राजनीति में आने से नहीं रोकेंगे। शिवांगी आज अपनी राष्ट्रीय पार्टी जनमत मोर्चा की राज्य इकाई की सचिव है। पूरे शहर के लिए हरदम चर्चा में रहने वाला एक अच्छा खासा नाम है। आम जनता के साथ साथ ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल वह अपने पति के भवन निर्माण व्यवसाय की दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति के लिए बखूबी कर रही थी। इन दिनों उसके पति धीरेन्द्र अपने एक नए प्रोजेक्ट का नाम शुरू करने से पहले कई तरह के अड़चनों का सामना कर रहे थे। शिवांगी को पूरी उम्मीद थी कि राजेश्वरी पुरानी सहपाठी होने के नाते उसकी मदद करेगी और अगर नहीं करेगी तो फिर खमियाजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। ऐसे दूर दराज के इलाके में तबादला करवा देगी कि फिर कभी कोई महिला दलित अधिकारी उससे पंगा नहीं लेगी। धीरेन्द्र शिवांगी को बता चुके थे कि इस प्रोजेक्ट में उनके लाखों रुपये फंस चुके थे। दरअसल शहर के व्यस्त इलाके में एक पुराना जर्जर मकान था। इसके आसपास काफ़ी खाली ज़मीन थी। मकान मालिक आलोकनाथ, जो अनुष्का के पिता थे, वे उस मकान और ज़मीन को किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं हो रहे थे। अपने बाप दादा की निशानी को वह खोना नहीं चाहते थे। उस मकान से उनकी बेटी अनुष्का की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई थी। धीरेन्द्र ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपने प्रोजेक्ट में यह कहकर हिस्सेदारी देने की पेशकश की थी कि वह आलोकनाथ को एन केन प्रकार जमीन खाली करने पर या तो राजी कर लेंगे या फिर मजबूर कर देंगे। उस पुलिस अधिकारी ने अपने रोब दाब का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन आलोकनाथ थे कि आसानी से हार मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। पहले तो वह पुलिस या रोब से भयभीत नहीं हुआ, बल्कि वह अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराने जा पहुंचा। यहाँ उसे बेहद जिल्लत झेलनी पड़ी थी।
भला पुलिस अपने ही किसी आला अधिकारी के खिलाफ कैसे मामला दर्ज कर सकती थी। उन्होंने लालत मलामत कर उसे भगा दिया। आलोकनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन उनकी फरियाद जरूर सुनी जाएगी। नई कलेक्टर के कार्यभार संभालने की खबर ने उनके दिल में फिर से आस जगाई। हर तरफ से निराश आलोकनाथ कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे। आज कलेक्टर साहिबा से वह मिलकर ही जाएंगे, चाहे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। चाचा जी, आप चिंता ना करें, आपकी अपनी इच्छा के खिलाफ कोई आपको उस जमीन से, उस घर से निकाल नहीं सकता। एक कागज पर आलोकनाथ ने अपना नाम लिखा और सचिव राम सेवक को दिया। राम सेवक ने कागज पर लिखा नाम पढ़ा तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मामले में लिप्त होने के कारण उसका नाम जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी जानते थे। काम क्या है? राम सेवक ने रूखे स्वर में पूछा। वह मैं कलेक्टर साहिबा को ही बताऊंगा, आलोकनाथ ने गंभीरता से उत्तर दिया। बिना काम के वह नहीं मिलती। राम सेवक ने फिर टालना चाहा। आज उनसे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। आलोकनाथ की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। कलेक्टर साहिबा के केबिन के बाहर खड़ा चपरासी यह सब देख रहा था। अंदर से घंटी बजी। चपरासी केबिन के अंदर जाकर वापस आया। आप अंदर जाइए, मैडम ने बुलाया है, चपरासी ने आलोकनाथ से कहा। कुछ ही क्षणों के बाद आलोकनाथ कलेक्टर साहिबा राजेश्वरी के सामने बैठे थे। आलोकनाथ को देखकर कलेक्टर साहिबा चौंक पड़ी। चाचा जी, आप अनुष्का के पिता हैं ना? आप अनुष्का को कैसे जानती हैं? आलोकनाथ थोड़े हैरान हुए। मैं अनुष्का को कैसे भूल सकती हूँ? उसके साथ मेरी गहरी दोस्ती थी। उसका कॉलेज से घर लौटते समय अपहरण कर लिया गया था। 3 दिन बाद उसकी विकृत लाश नेशनल हाईवे पर मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया था और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। अफसोस इस बात का है कि अपराधी आज भी बेखौफ घूम रहे हैं। खैर, आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है? आलोकनाथ की आंखें भर आई। एक तो बेटी की यादों की कसक और दूसरा अपनी समस्या पूरी तरह खुलकर बताने का अवसर मिलना। वह तुरंत कुछ न कह पाए। चाचा जी, आप कहाँ खो गए? राजेश्वरी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। आप अपना आवेदन पत्र दीजिए। आलोकनाथ ने अपना आवेदन पत्र राजेश्वरी की तरफ बढ़ाया तो वह उसे लेकर ध्यानपूर्वक पढ़ने लगी। आलोकनाथ ने पूरी बातें विस्तार से लिखी थी। कैसे धीरेन्द्र ने एक पुलिस अधिकारी से मिलकर उनका जीना हराम कर दिया था और पुलिस अधिकारी ने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें धमकाने की कोशिश की थी। पत्र में और भी कई नाम थे जिन्हें पढ़कर राजेश्वरी हैरान हो रही थी। अनुष्का के बलात्कार के आरोपी धीरेन्द्र के भाई वीरेंद्र का नाम पढ़कर तो उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा और शिवांगी का नाम पढ़कर तो उसने अविलंब कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। खादी की ताकत का घमंड बढ़ता ही गया है शिवांगी देवी का, राजेश्वरी ने सोचा। चाचा जी, आप चिंता ना करें। आपकी अपनी इच्छा के खिलाफ कोई आपको उस जमीन से, उस घर से निकाल नहीं सकता। आप जाएं, राजेश्वरी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भुला सकता बेटी, आलोकनाथ ने भरे गले से कहा। इसमें उपकार जैसा कुछ भी नहीं चाचा जी, बस मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। राजेश्वरी की आवाज़ में दृढ़ता थी। उसने घंटी बजाई। चपरासी अंदर आया तो राजेश्वरी बोली, ड्राइवर से कहो इन्हें घर तक छोड़ आए। चलिए सर, चपरासी ने आलोकनाथ से कहा। चपरासी के साथ आलोकनाथ को बाहर आता देखकर राम सेवक आश्चर्यचकित हो उठा
और तुरंत अपना मोबाइल निकाला और 21 नंबरों पर बात की। इस बीच अंदर से घंटी बजी तो राम सेवक मोबाइल जेब में रख कर तुरंत उठकर केबिन में आने के लिए तत्पर हुआ। एसपी साहब से कहिए कि वह हमसे जितनी जल्द हो सके संपर्क करें, राजेश्वरी ने कहा। जी मैडम, राम सेवक ने तुरंत उत्तर दिया और बाहर आकर एसपी शैलेश कुमार को फ़ोन घुमाने लगा। साहब, राम सेवक बोल रहा हूँ। मैडम ने फौरन याद किया है। ठीक है, उधर से आवाज़ आई। आधे घंटे बाद एसपी शैलेश कुमार राजेश्वरी के सामने आकर बैठे नजर आए। शैलेश जी, क्या हम जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक कल बुला सकते हैं? राजेश्वरी ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एसपी साहब ने तुरंत उत्तर दिया। तो फिर कल ही सर्किट हाउस में यह बैठक रखे, राजेश्वरी ने आदेशात्मक स्वर में कहा। जी मैडम, एसपी साहब ने हामी भरी। कलेक्टर राजेश्वरी के आदेश के अनुसार संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ। जिले के सभी पुलिस थानों के थानेदारों समेत सभी छोटे बड़े पुलिस अधिकारी बैठक में शामिल हुए। सभी उत्सुक थे कि प्रशासनिक सेवा में बड़े ओहदे पर कार्यरत यह सुंदर दलित बाला कितनी कड़कदार बातें कह पाएंगी। राजेश्वरी ने बोलना शुरू किया। साथियों, जिले की कानून व्यवस्था को संतुलित बनाए रखना और आम जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। आपको यह वर्दी आतंक फैलाने या दबंगता बढ़ाने के लिए नहीं दी गई, बल्कि आम लोगों के इस विश्वास को जीतने के लिए दी गई है कि हम उनकी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहे। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पुलिस थानों में आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, इसलिए आम जन पुलिस थाने में जाने से डरते हैं, जबकि पैसे वाले और प्रभावशाली लोग को तरजीह दी जाती है। मेरे पास कई ऐसे शिकायतें लिखित रूप में आई है जिन्हें पुलिस स्टेशन में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन वहां उनकी बात नहीं सुनी गई। मेरा सभी पुलिस अधिकारियों से यह आग्रह है कि मेरे पास आए ऐसे सभी आवेदन पत्रों के आधार पर केस संख्या दर्ज की जाए और संबंधित व्यक्तियों को बताया जाए और उन्हें आश्वस्त किया जाए कि उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कुछ ही दिन में कलेक्टर साहिबा के आदेश का सभी पुलिस अधिकारियों ने स्वेच्छा से पालन किया और दोषियों के सलाखों के अंदर जाने से कोई भी कुर्सी नहीं रोक पाई। आज धीरेन्द्र के भाई वीरेंद्र, जो अनुष्का का दोषी था, वो जेल में अपनी सजा काट रहा है और आलोकनाथ जी को अपनी ज़मीन दूसरों के हाथों बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।